अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर। जी गफरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर मैं भी ठीक हूँ। सर सारी क्लास प्रेजेंट है, आप अटेंडेंस स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अफाक अहमद। प्रेजेंट सर। अफाक कैसे? एमन जलाल। एमन जलाल। अलीशा नाज। Yes, sir, present. आमना नज़ीर।
Yes, sir. अक्सा, अक्सा, अज़का, Present, sir. ईमान नईम, Present, sir. फिजा नईम, Present, sir. वफरा बतूल, Yes, sir. हसनैन सईद, हसनैन सईद, Present, sir. ईशा शाहिद, Present, sir. इज़ा फातिमा, Yes, sir. काशिफ खान, Yes, sir. खदीजा परवीन, Present, sir. लाइबा हफीज, Yes, sir. मलाइका खान, Present, sir. मरियम लियाकत, Present, sir. मरियम अकमल, Present, sir. मोहम्मद औरंगजेब, जी सर प्रेजेंट। निमरा कज़ाफ़ी, Present, sir. नौमान मुनव्वर, Yes, sir, present. नूर सरोश, Present, sir. राबिहा बख्तियार, Present, sir. राबिया महम, Present, sir. सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, सुभान बाबर, प्रेजेंट। सैयदा फातिमा जबीन, Yes, sir. Present. यूसुफ अली, प्रेजेंट सर। ईमान जब, सॉरी, Present, sir. अक्सा, सिदरतुल मुंतहा। मैं आप लोगों को क्विज जो है वो मेल कर रहा हूँ, आप लोगों ने LMS पर अपलोड करना है उसको 25 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करके। ठीक है सर, थैंक यू। LMS पे सर अपलोड ये करना वर्ड ना। पे करेंगे या हैंड रिटन? हैंड रिटन PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके, जिस तरह आप लोगों ने पहले ऑनलाइन क्विज दिया है, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने हैंड रिटन फॉर्म में उसको सॉल्व करना है, उसके बाद PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसने आप लोगों ने LMS पर अपलोड करना है। और जो जहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है वो मैं अभी आप लोगों को जगह बता देता हूँ कहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है। फिर सेशन 13 में आपने लास्ट टाइम फोल्डर बनाया था ना। 1 मिनट में बता देता हूँ मैं। ओके। ये आप लोगों का फोर्थ क्विज है। 3 क्विज नंबर 3। क्विज नंबर 3।
सर 8:14 हो गए अभी तक नहीं। 1 मिनट से। जी अब चेक करें। जी सर आ गया क्विज। ये आपको मेरे पास जो टाइम हुआ है वो 8:14 हुए हैं, जिस वक्त आप जी लोगों सर को रिसीव हो गया पेपर। ठीक है सर। और इसके 25 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने इसको सॉल्व करके सबमिट करवाना है ओके सर LMS को। ठीक। गाफरा काइंडली ग्रुप में शेयर कर दो, मुझे अभी भी नहीं हुआ रिसीव। हाँ बस मैं कर रही हूँ शेयर, 1 मिनट। ये एक ही क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। जी, और हर पार्ट के 2 मार्क्स हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आपने क्वेश्चन दिया इसमें कॉन्जुगेट और एसिड और बेस अलग अलग लिखने हैं ना, उसका कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर तो नहीं ना लिखना है? जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों ने उसको डिफरेंशिएट करके लिखना है कि ये एसिड है, ये बेस है, ये इसकी कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस। ओके सर। सर मतलब इक्वेशन के नीचे ही नाम लिख देना कि ये जी एसिड जी है और ये। इसी तरह करना है। जी सर ओके। सर जैसे हमारी स्लाइड्स में लिखा हुआ था। जी आप लोगों ने ये सेशन नंबर 14 यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है क्विज 3, यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करना है सॉल्व करके। आप ओके लोगों सर। ने हर सर स्टूडेंट ने अपना क्विज सॉल्व करके ये सेशन नंबर 14 में लास्ट में क्विज 3 लिखा हुआ है यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप लोगों के पास 25 मिनट है।
आप लोगों की नेक्स्ट क्लास जो है वो ऑन कैंपस होगी। ओके 7 सर। तारीख से आप लोगों की जितने भी क्लासेस हैं जो ऑन कैंपस हैं वो ऑन कैंपस ही होंगी।
You have just 10 minutes. आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है. सुभान, हमें अभी मेल आई है सीओडी की तरफ से कि आप लोगों की जो क्लासेस ऑन कैंपस और ऑनलाइन थी, जिस तरह आप लोगों का लॉकडाउन से पहले की क्लासेस का सिस्टम था वो उसी तरह हो. और आप लोगों की लैब जो है वो भी ऑन कैंपस होंगी. एक्सक्यूज मी सर. जी. सर वो मेरा पीडीएफ में इशू आ रहा है, मोबाइल में वो बन नहीं रहा, तो वो एक ही पेज था, मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया. बस ठीक है. ओके.
लास्ट 3 मिनट्स, आप लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जब आपने चैप्टर नंबर 15 पढ़ाया था लास्ट वीक, तो आप जब आप पढ़ाते हैं ना तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हुए ना मैं सब स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, फिर वहीं से याद करती हूँ। मैं स्लाइड्स नहीं खोलती। तो उसमें आपने सिर्फ 37 स्लाइड्स पढ़ाई हैं, लेकिन जो आपने स्लाइड्स वाली पीपीटी सेंड की थी उसमें 47 स्लाइड्स हैं। यस सर, ऐसे ही है। तो ने सर कुछ कुछ अब टॉपिक पढ़ाए थे। तो सर हमने फिर वो चैप्टर सब नंबर याद कर 15 सकते में हैं? से। जी जी। अब आप सिर्फ ये बता दें कि हमने वो एक्स्ट्रा वाले भी याद करने हैं जो आपने नहीं पढ़ाए, या वो नहीं याद करने हैं? 1 मिनट में आपके सामने जो स्क्रिप्ट है वो ओपन करता हूँ। सर जो ये आपने 41 स्लाइड्स थी। पढ़ाई थी वो बहुत कम थी, ऐसा ही है। टोटल ये 37 40 स्लाइड्स आपने क्लास में पढ़ाई थी? नहीं, ये टोटल स्लाइड जो आप लोगों की है यही है ना जो मैंने पढ़ाई की, तो इसमें 40 स्लाइड बनती है। सर हमारे पास जो है उसमें 47 स्लाइड्स हैं। 47 मैं ये दोबारा से आपसे शेयर मेल कर देता हूँ बल्कि आपको। ठीक है सर, कर दें। थैंक यू। और ये मेल भी आई हुई है कि आप लोगों की नेक्स्ट वीक से जो है क्लासेस ऑनलाइन हो, सॉरी जो ऑन कैंपस है वो ऑन कैंपस होंगी, और लैब भी आप लोगों की ऑन कैंपस होंगी ठीक है सर। 7 जून से। सर वो इवन ओड का हिसाब होता था ना? नहीं, अब तो ऑन कैंपस ही है ना, टोटली यूनिवर्सिटियाँ ओपन हो गई। ठीक है सर। और आप लोगों की तो वैसे ही ऑन कैंपस ही थी टोटल क्लास जो है। जी सर, याद है। और नेक्स्ट क्विज भी आप लोगों को ऑन कैंपस ही होगा। ओके सर, आपने लास्ट वाला भी क्विज लेना है? सर पहले दिन तो उन्होंने क्विज थर्सडे नहीं, को पहले पहले दिन नहीं लूंगा, सेकंड डे लूंगा। ठीक है सर। जी ये स्लाइड जो है मैं सभी को मेल कर दी। ओके सर, थैंक यू। इसके साथ चैप्टर 14 की भी मैं सभी को मेल कर देता हूँ। ठीक है सर। उधर भी अपलोड है, यहाँ पर भी आप लोगों में मेल कर देता हूँ। सर मेरे एलएमएस से अपलोड नहीं हो रही। टाइम खत्म हो गया इसलिए अपलोड नहीं हो रही। नहीं सर, वो अनएबल टू मेमोरी आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरी भी नहीं हो रही। मैं काफी देर से कर रही हूँ, नहीं हो रही। 1 मिनट से कर रहा हूँ 8:39 से पहले। सर मैं भी कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रही। एक पेज बनता है, एक पेज की भी 3 MB से ज्यादा साइज है। नो सर, कंप्रेस्ड है वो, तो उसके बावजूद नहीं हो रही। तो अब तो टाइम भी खत्म हो गया हो ना। ये देखें टाइम सर इसका जो है ये 1 MB से भी खत्म हो कम है, गया। वो अनएबल टू मेमोरी कह रहे हैं। पीडीएफ के बगैर कर लो, सिर्फ पेज। मैंने भी ऐसे किया, कैमरा से जो पिक्चर लेके सर। सर आप मार्क्स ना कट कीजिएगा। क्यों? सर हम पहले अपलोड करे थे, वो तो एलएमएस में इशू आ रहा है ना, हमने तो टाइम पे किया है। अब मुझे तो रिसीव नहीं हुआ पिज्जा, इसलिए तो मैंने आपको 10 मिनट ज्यादा दिए हैं। 15 मिनट सर का क्विज होता है, 10 काइंडली। मिनट आप लोगों को सिर्फ इसी चीज के दिए हैं कि आप लोग आसानी से उसको अपलोड कर दो। चलिए नंबर कैंसिल नहीं होंगे। थैंक यू सर। जी लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो था कि किस तरह आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होती है, और इनिशियल फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है या रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होता है, किस तरह आप लोग कहते हो। अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ हो तो फिर क्या होगा। इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या रिएक्टेंट की, और ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली थी।
आज जो है हमने ये स्टडी करना है कि किस तरह अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हो तो उस कंडीशन में उस पर क्या अफेक्ट होता है, कि वाकई ही सिस्टम जो है दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज को हासिल कर लेता है या नहीं करता है। अगर करता है तो किस तरह करता है, अगर नहीं करता तो क्या रीज़न है क्यों नहीं करता है। इसके बारे में ली शार्टलियर प्रिंसिपल है। इसके मुताबिक जब भी आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हो तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को दोबारा से अटेन करने की कोशिश करता है और दोबारा से अटेन कर लेता है। अब वो कौन से पैरामीटर हैं जिनके ज़रिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हैं और उसकी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज राइट डायरेक्शन में मूव करती है या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होगी या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड पर शिफ्ट होगी, उसके बारे में हमने आज स्टडी करना है। इसमें सबसे पहला है अफेक्ट कंसंट्रेशन। जो आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हो उसमें अगर आप लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज स्टेज डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज या तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। राइट डायरेक्शन का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पर मूव करेगी और लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड पर मूव करेगी। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास ये केमिकल इक्वेशन गिवन है जिसमें आप लोग डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाते हो। ये आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन है इनिशियली। सपोज और इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो चुकी है। अगर आप लोग इसी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर रिएक्टेंट स्पीशी या प्रोडक्ट स्पीशी की अमाउंट ऐड करोगे तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब होगी और डिस्टर्ब होने के बाद राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। और किस तरह डिस्टर्ब होगी, अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर या इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हो, इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो रही है और जिस वक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उनके कोलियन भी ज़्यादा होंगे। जितनी कोलियन इक्विलिब्रियम स्टेज में हो रही थी उससे ज़्यादा प्रोडक्ट की कोलियन होंगी और जिस वक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कोलियन ज़्यादा होंगी उस कंडीशन में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, या आप लोग ये भी कह सकते हो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये पिक्चर के जरिए शो की हुई है कि आप लोगों के पास ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, इसके साथ डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड गैस भी मौजूद है। लेकिन अगर आप लोग इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जिस वक्त इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनके दरमियान इंट्रैक्शन और कोलिजन जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे और जिस वक्त कोलिजन या इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में ये फ्यूज होंगे। ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फ्यूज होकर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब है कि अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं।
और उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, या ये कह सकते हो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप लोग इसी रिएक्शन के अंदर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इस इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और जिस वक्त इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि इस रिएक्टेंट ने डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देना है, और उस कंडीशन में यही रिएक्शन लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। जी औरंगजेब। सर अगर हम कंसंट्रेशन ऐड करने के बजाय रिमूव करें तब भी ये चेंज करेगा? जी, जब भी ये चेंज करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में भी कंसंट्रेशन एक साइड पर ज्यादा होगी, सेकंड साइड पर कम होगी। अगर आप लोग इसमें से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हो तो इसका मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस डायरेक्शन से रिएक्शन ने उस साइड पर मूव करना है जिस साइड पर कंसंट्रेशन कम हो रही है। इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज से डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को रिमूव करोगे तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर मजीद नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं, और उस कंडीशन में यही रिएक्शन राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करते हो या ज्यादा करते हो, दोनों कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज डिस्टर्ब राइट डायरेक्शन में मूव करेगी या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये पहली एग्जांपल दी हुई थी कि जिसमें आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को ऐड कर रहे थे उस कंडीशन में, और सेकंड पिक्चर के जरिए शो किया हुआ है कि अगर आप लोग इसी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में यही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो प्रोडक्ट वाली रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप लोग वॉल्यूम को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज चेंज होती है। आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज की बारे में स्टडी कर रहे हैं उसमें टोटल मॉलिक्यूल जो है वो गैस फेज में है, और आप लोगों को पता है कि जिस वक्त गैस फेज में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे इसका मतलब है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब है अगर आप इस जो आप लोगों के पास सामने केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, पास अमोनिया गैस बनती है, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है। अगर आप लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज का वॉल्यूम कम करते हो तो ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। इसका मतलब है अगर आप लोग वॉल्यूम कम करते हो तो उस कंडीशन में ये रिएक्टेंट वाली साइड से प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप लोग वॉल्यूम ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन प्रोडक्ट वाली साइड से रिएक्टेंट वाली साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं। और आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 9 में भी स्टडी किया था कि वॉल्यूम इंक्रीज उस वक्त होगा जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और डिक्रीज उस वक्त होगा जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और उसी वॉल्यूम के चेंज की वजह से वर्क होता है, या सिस्टम पर वर्क होता है या सिस्टम वर्क करता है, जिसकी मदद से आप लोग ये बताते हो कि
गैस में एक्सपेंशन वर्क हुआ है या कंप्रेशन वर्क हुआ है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर आप लोग आसानी से बता सकते हो अगर वॉल्यूम को चेंज करते हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। जिस तरह ये आप लोगों के पास एग्जांपल है, अगर आप लोग इसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में ये लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, और जितने नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे इसका मतलब है कि वो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, और अगर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे इसका मतलब है कि वो ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतने ही सिस्टम की वजह से प्रेशर जो जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो उस कंडीशन में सिस्टम की वजह से, गैसेस की वजह से कम प्रेशर जनरेट होगा। इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को हम वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम चेंज करके भी राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। जी राबिहा। राबिया कुछ पूछना है? इसके बाद थर्ड पैरामीटर है टेम्परेचर का। तो अगर आप लोगों के पास जो रिएक्शन है उसका अगर आप लोग टेम्परेचर को चेंज करते हो, टेम्परेचर को कम करते हो या ज़्यादा करते हो, तो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज चेंज होती है। उस कंडीशन में रिएक्शन या तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं और सी और डी प्रोडक्ट बनता है और उसके साथ हीट रिलीज होती है। अब इसमें हीट रिलीज जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर है। इसका मतलब है अगर आप लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, प्रोवाइड करने का मतलब है कि ये जो हीट रिलीज हो रही है इसमें मजीद आप लोग हीट प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट वाली साइड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आप लोग अमाउंट को ऐड कर रहे हो, और उस कंडीशन में ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर आप लोग इस रिएक्शन में से हीट को रिमूव करोगे, टेम्परेचर को इसमें से रिमूव करोगे, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट वाली साइड से कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, और जिस वक्त प्रोडक्ट वाली साइड से कंसंट्रेशन को कम करोगे तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो मजीद प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर ये केस होता कि यहाँ पर आप लोग हीट जो है वो सप्लाई कर रहे होते और यहाँ पर हीट मौजूद ना होती, यानी कि ये हीट ना होती, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता, तो उस कंडीशन में जितना आप लोग हीट सप्लाई करोगे इसका मतलब है कि आप लोग रिएक्टेंट वाली साइड पर अमाउंट को ज्यादा कर रहे हो, और जिस वक्त रिएक्टेंट वाली साइड पर अमाउंट को ज्यादा करोगे तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट वाली साइड पर शिफ्ट होना है। और अगर आप लोग इसमें से, जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें से आप लोग हीट को रिमूव करोगे तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर की मदद से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को शिफ्ट किया जा सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को टेम्परेचर कम करके या ज़्यादा करके प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें कहा हुआ कि अगर आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज है, अगर आप लोग उसको टेम्परेचर ज्यादा करते हो, ज्यादा करने का मतलब है कि अगर आप लोगों के पास सपोज
ये रिएक्शन है कि N2O4, इसके साथ आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है NO2। इसके साथ आप लोगों को ये रिएक्शन है। वो कहता है अगर आप लोगों के पास ये रिएक्शन होता है, अगर आप लोग इसको हीट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वाली स्पीशी जो है ज्यादातर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में मौजूद हो, और उस कंडीशन में ये वाली गैस ये आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज है। इस कंडीशन में अगर आप लोग इसको पेंसिल को इसके अंदर डिप करते हो तो उस कंडीशन में इसका कलर आप लोगों के पास ये अपीयर होगा। तो अगर आप लोग कूल करते हो तो उस कंडीशन में ज्यादा कंसेंट्रेशन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की होगी, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये वाली कंडीशन इस पेंसिल की हासिल होगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को कम करके या टेम्परेचर को ज्यादा करके हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करवा सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। सर आ गई है समझ। आ गई ये समझ। इसके साथ ही आप लोगों को ये चैप्टर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। सर इस चैप्टर का हमारा क्विज होगा कैंपस में? जी, इस चैप्टर का आप लोगों का कैंपस में क्विज होगा। ओके सर। इसके बाद हम जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर रहता है उसको शुरू करते हैं। सर बस आज इतना ही काफी, छुट्टी अब। जी सर। अभी 15 मिनट रहते हैं। यस सर। नहीं आप सर इतना काफी है आज। जी सर। चले इसे देखेंगे। हम थोड़ी देर पहले कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, रहने दें। सर हम रोज 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ लेते हैं। चलें, ये वो चीजें मैं क्लियर कर दूं जो चैप्टर नंबर 14 में आप लोगों ने स्टडी की है, और चैप्टर नंबर 13 में जो आप लोगों ने स्टडी करनी है उसमें फ़र्क क्या है। क्योंकि उसमें भी हम केमिकल रिएक्शन के बारे में ही स्टडी करते हैं और इसमें भी केमिकल रिएक्शन के बारे में ही स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में और उस चैप्टर में ये डिफरेंस है कि उस चैप्टर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाते हैं, सिर्फ उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो उस दौरान जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होगी उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 14 में। लेकिन चैप्टर नंबर 13 में हम जस्ट ये स्टडी करते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कितनी स्पीड के साथ कन्वर्ट होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, कि किस तरह एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है, और वो रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 13 जो है, जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, जो आप लोगों ने अब पढ़ना है, इसमें आप लोगों ने ये चेक करना है कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ होता है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह रिएक्टेंट स्पीशी आपस में कोलिजन शो कर रहे हैं, और किस तरह रिएक्टेंट कितने टाइम के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और उसका ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है।
ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन का रेट को स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन पर अफेक्ट होने वाले जो भी पैरामीटर होते हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, जिस तरह वॉल्यूम है, जिस तरह कंसंट्रेशन है, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि अगर आप लोग कंसंट्रेशन को कम करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा। अगर आप लोग टेम्परेचर को ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा। या अगर वॉल्यूम को अगर आप लोग कम या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है। इसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में स्टडी करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो एलएमएस पे ना सेशन 15 के बाद आपने ऐसे वो एक कैटलॉग सा दिया हुआ है, वहाँ आपने कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन लिखे हुए वो हैं। असल में ये था कि ये आप लोगों को जो चैप्टर जो है वो शिफ्ट हुआ था, तो सॉरी ये जो है मैं वो रेज कर दूंगा और उसको ख़त्म कर दूंगा। ओके सर। और सर वहाँ आपने पेपर की टाइमिंग लिखी हुई है 1.5 घंटा, तो क्या जब हमारा फाइनल ये पेपर असल होगा में हमें पिछला 1.5 था, घंटा ये मिलेगा? उसके लिए है कि आप लोगों के लिए नहीं है। ओके सर। सर हम 1.5 घंटा देख के बेहोश हो गए। नहीं इस तरह नहीं है। अब आप लोगों को ऑन कैंपस पेपर होगा और ऑन कैंपस में 2 घंटे होते हैं। ओके सर। और सर अभी तक मार्क्स भी अपलोड नहीं हुए कौन से सर? जो वो असाइनमेंट कुछ मिसिंग थे ना, और उसके बाद भी असाइनमेंट नंबर 3 भी सबमिट की है, 4 भी सबमिट कर दिया, 5 वाली भी सबमिट नहीं, करनी है। असाइनमेंट 3 तो अपलोड हो गई थी। असाइनमेंट नहीं, उसके मार्क्स अपलोड नहीं हुए ना हमारे। 4 की लिस्ट जो है वो मुझे कल ही रिसीव हुई है, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट 5 का भी आप लोगों के पास वैसे ही टाइम है। ठीक है, वो तो आज तक है। और सर कुछ स्टूडेंट के क्विज नंबर 2 के मार्क्स भी नहीं लगे हुए। मुझे दोबारा से मैंने आप लोगों को आपने जो मुझे लिस्ट शेयर की थी वो जी मैंने टीए को सेंड कर दी थी और उसने दोबारा से रीचेक किया है कि किसी का ये तो नहीं हुआ किसी की मेल के जरिए मुझे रिसीव हुआ हो। तो उसने जी। कुछ स्टूडेंट का यानी कि आया है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट का उसने यही कहा है कि इनका नंबर जो है असाइनमेंट जो है वो मुझे रिसीव नहीं हुई है, ना ही एलएमएस के जरिए ना ही मेल के जरिए। तो सर फिर आप अपने टीए से कह के वो लिस्ट बनवा दें जिन स्टूडेंट्स की इस तरह शो नहीं हुई, फिर मैं उनको बता दूंगी अगर उन्होंने ये सेंड की मेरे हुई पास तो। चले मैं आपको एलएमएस पे अपलोड कर देता हूँ आज ही, ताकि ठीक है। अगर जिसके नंबर लग गए इसका मतलब है उनकी सबमिट हुई है, और जिनके नंबर नहीं लगे उनके तो सर अब असाइनमेंट। देखिए ना, जिन स्टूडेंट्स ने आपको सेंड की हुई है और उनको आपको रिसीव नहीं हुई, तो वो अब आपसे कब ली चेकिंग के लिए आपको बताएं, किस तरह बताएं? क्योंकि मेल ये है पे ना कि बता दें वो आपको? या तो वो नहीं, या तो वो कोई प्रूफ दें, क्योंकि अब तो वैसे जिस भी ऑन तरह कैंपस हो जाएगा ना, आप लोगों ने जी जी यूनिवर्सिटी तो आना है। एज अ प्रूफ उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं ना कि हमने तो सेंड की वही हुई तो। है। जी सर, मैं भी यही कह रही हूँ कि उसका नेक्स्ट वीक स्क्रीनशॉट में मेल। आप लोगों ने ऑन कैंपस तो आना है, जी आना है। सर तो हम यहीं पर चेक कर लेंगे मुझे रिसीव हुई है या नहीं। मैं उनके सामने ही अपनी ईमेल आईडी से उनका आईडी लिख कर, जो भी अगर उन्होंने मुझे मेल की है तो ठीक है। मेल से वहीं पर मैं चेक करके उनको बता दूंगा मुझे रिसीव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है सर। क्योंकि उनके सामने ही चेक कर लेंगे, वो भी उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि मुझे रिसीव नहीं है, क्योंकि मैंने ठीक मेल है। उनके सामने ही ओपन करनी है। ओके सर। थैंक यू। ठीक है, बस थैंक यू। जी नौमान। सर फाइनल का सिलेबस सर शेयर कर दें तो 1 वीक तक हमें पता चल नौमान जाए कौन अभी से तो चैप्टर जो प्रिपेयर है करें। फाइनल की डेट भी यानी कि नहीं, डेट शीट भी नहीं आई है।
फाइनल का सिलेबस तो सारा ही होगा जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो। सर ये जो मिड के बाद चैप्टर है इसका 75% होगा ना? जी, मिड से पहले वाला जो है वो 30% और 70% जो है वो ये मेरे ख्याल में 75 शायद परसेंट जो है वो मिड के बाद वाला है और 25% जो है वो मिड से पहले जी वाला। सर कैलेंडर पे तो 26 जून के से फाइनल है। जैसे सर उन लोगों ने मिड ऑन टाइम पे लिए तो सर ये फाइनल भी ऑन टाइम पे ही लेंगे। तो सर इसलिए कहा था कि आप टाइम पे बता दें, हमें पता चल जाए कि फाइनल की प्रिपरेशन कर लें। नौमान अभी तकरीबन 1 महीना है, अभी सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं बताऊंगा ना आपका ये सिलेबस टोटल है। और सिलेबस आप लोगों को टोटल ही होता है, जो आप लोगों के 7 चैप्टर बनते हैं वो टोटल आप लोगों के सिलेबस के हिस्सा हैं। सही होगा सर। जी, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जितने भी आप लोगों के चैप्टर कवर हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये 7 चैप्टर हैं और ये 7 चैप्टर ही आप लोगों के फाइनल पेपर के सिलेबस में शामिल होंगे। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को ये जो है नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम 1 या 2 क्लासेस आप लोगों की रिवीजन की हो जाएं। और जो भी आप लोगों को कोई भी इशू जो रहता है, जिस तरह बाद स्टूडेंट ने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया या कोई पॉइंट जो है क्लियर नहीं है, तो उस रिवीजन की क्लास में हम वो डिस्कस कर लें। जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप लोग ये स्टडी करते हो कि रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ होता है। उस रिएक्शन के स्पीड पर डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उनमें से 4 फैक्टर जो मोस्टली आप लोगों के लेवल पर काउंट होते हैं, वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटालिस्ट और कंसंट्रेशन। ये 4 पैरामीटर हैं जिनके जरिए आप लोग रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हो। बाज कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्पीड के साथ रिएक्शन करते हैं, बाज कंपाउंड ऐसे होते हैं जो स्लो रिएक्शन करते हैं। सपोज आप लोगों के पास जो एसिड क्लोराइड होते हैं, सपोज आप लोगों के पास ये एक एग्जांपल है, एक ये कंपाउंड है, इसका आप लोग रिएक्शन करवाते हो मिथाइल अमीन के साथ। और एक ये कंपाउंड है एसिटिक एसिड, जिसका आप लोग इसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये वाला रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होता है, ये वाला रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ ये जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसके नेचर का है। यहाँ पर एसिड क्लोराइड है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनता है। इसका मतलब है अगर आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी के नेचर को चेंज करते हो तो उसकी नेचर जो है वो भी रिएक्शन रेट पर अफेक्ट करती है।
तो बाज ऐसे रिएक्टेंट है जो स्पीड के साथ रिएक्शन करके वही प्रोडक्ट बनाते हैं, बाज ऐसे रिएक्शन है जो स्लो रिएक्शन करते हैं। जिस तरह अगर इसका इसके साथ रिएक्शन होता है तो आप लोगों के पास ये कंपाउंड बनता है। और इसका इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो तब भी आप लोगों के पास यही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बहुत स्लो बनता है और ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये रिएक्टेंट दोनों मिलकर ये बनाएंगे और दोबारा से ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जिस वक्त इन दोनों को मिक्सअप करते हैं, इन दोनों का रिएक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन स्पीड के साथ होता है और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, जिसमें ये प्रोडक्ट दोबारा से ये रिएक्टेंट स्पीशीज नहीं बनाते हैं। इसका मतलब है रिएक्टेंट के जो नेचर है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है। इसके साथ टेम्परेचर को कम करते हैं या टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से रिएक्टेंट की कुलियन जो है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा कुलियन होंगी उतने ही रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से भी रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है, रिएक्शन रेट पर अफेक्ट होता है। थर्ड पैरामीटर है कैटालिस्ट। जी गफरा, कैटालिस्ट क्या होता है? Sir, anything that catalyzes the reaction, speeds up the reaction is catalyzed. जी सर, जो भी चीज़ केमिकल रिएक्शन को इनेबल करती है फास्टर रेट पे प्रोसीड होने के लिए। कैटालिस्ट उस स्पीशी को कहते हैं जो रिएक्शन के रेट को इन्हांस करता है और रिएक्शन के दौरान यूज नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्शन के लास्ट में दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, उसको हम कैटालिस्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि कैटालिस्ट की वजह से भी रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है। और लास्ट पैरामीटर है कंसंट्रेशन। जिस तरह अभी आप लोगों ने स्टडी किया था, कंसंट्रेशन ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में कुलियन ज्यादा हो जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, जिसकी वजह से इंटरेक्शन भी ज्यादा होती है। और जितनी इंटरेक्शन या कुलियन ज्यादा होगी उतने ही रिएक्टेंट जो है ज्यादा स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और स्पीड को हम मेजर किस तरह करते हैं कि स्पीड ज्यादा है या कम है, इसके बारे में हम किस तरह स्टडी करते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके सर। सॉरी, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की ऑन कैंपस होगी। जी सर। जी, अक्सा है आज की क्लास में? अक्सा? नो ठीक है सर। अक्सा, आपकी अटेंडेंस होगी अक्सा। इसके बाद सिदरातुल मुंतहा, सिदरा जी, आज की क्लास में सिदरा जो है वो एब्सेंट है, बाकी स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है। अब आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।